हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये मुंबई सेंट्रल का क्वेश्चन है और जिसका एग्ज़ाम 30/9/2023 को इसका एग्ज़ाम लिया गया था। और उसी क्वेश्चन से हमने टेस्ट 116 नंबर का टेस्ट जो लिया था वो उसी क्वेश्चन से लिया था और 8 अक्टूबर को लिया था। अभी कल संडे 3 तारीख को दिसंबर में टेस्ट जो होगा वो 124वीं टेस्ट होगा 124। और वो टेस्ट कुछ अलग होगा। कैसे होगा टेस्ट थोड़ी देर के बाद बताएंगे। ये क्वेश्चन मुंबई सेंट्रल का है और इसमें टोटल 110 क्वेश्चन मुंबई सेंट्रल द्वारा पूछा गया था, ठीक है। जिसमें से 26 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, ऐसे आसान थे कि कोई भी उसको बना सकता है। तो उस क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया और उसके जगह नए क्वेश्चन डाले गए हैं। जो ब्लू कलर से पेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन चेंज वाले हैं। 30 अलग से भी क्वेश्चन डाले गए हैं क्योंकि कैरेज और वैगन का जो कम्बिनेशन है उसमें सभी लोगों को 110 क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। तो उसको पूरा करने के लिए 30 क्वेश्चन और अलग से इसमें ऐड किए गए हैं। टोटल 166 क्वेश्चन को 110 क्वेश्चन को 166 क्वेश्चन में परिवर्तित किया गया है और फिर उसका टेस्ट लिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो शुरू करते हैं, कैसे क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन में ए डिवाइस प्रोवाइडेड इन ब्रेक रिगिंग फॉर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ क्लियरेंस स्लैक बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील इज कॉल्ड। ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच जो ऑटोमेटिक स्लैक को एडजस्ट करने वाला जो डिवाइस होता है उसका क्या नाम है। तो वो डिवाइस करता क्या है आप एक बार समझ लीजिए। ये है व्हील और समझ लीजिए ये है ब्रेक ब्लॉक। और ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच जो गैप है वो बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? यदि व्हील का डाया वियर हो रहा है और व्हील का डाया कम हो जाए, या ब्रेक जो घिस जाए और ब्रेक का डाया कम हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि इसका जो गैप है वो बढ़ जाता है। और जब गैप बढ़ जाएगा तो उसमें ब्रेक नहीं लगेगी। तो इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करने के लिए जो डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसी को कहा जाता है ब्रेक रेगुलेटर और इसी को कहा जाता है स्लैक एडजस्टर। स्लैक एडजस्टर का ही एक और नाम है ब्रेक रेगुलेटर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आप समझ गए होंगे कैसे जो है ये एडजस्ट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टेस्ट लोड ऑफ एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग। एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग देखिए, एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग, नॉन एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग, एसी बॉलिस्टर स्प्रिंग, एसी बॉलिस्टर स्प्रिंग, एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग। उसी तरह नॉन एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग और नॉन एसी बॉलिस्टर स्प्रिंग, इन सब से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपको टेस्ट लोड पूछेगा। टेस्ट लोड अगर आपको जानना है तो एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग जो होता है उसको 2800 यानी कि 2800 केजी के टेस्ट लोड पर उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और जब टेस्ट लोड पर टेस्ट किया जाता है उस समय एक हाइट भी उसकी देखी जाती है, जिस समय इसको एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का, याद रखिएगा, एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का 2800 केजी पर टेस्ट लिया जाता है। और जब टेस्ट लिया जाता है तो लोड देने के बाद 264 से लेकर 269 तक इसका में हाइट होना चाहिए। उसी तरह एसी बॉलिस्टर स्प्रिंग अगर है, एसी बॉलिस्टर स्प्रिंग है तो उसका 4800 केजी पर टेस्ट लिया जाता है दबाव देके, प्रेशर देके। और उस समय उसका जो 4800 प्रेशर देने के बाद उसकी जो हाइट होगी वो 291 से लेकर 308 होगी, ठीक है। ऐसे फ्री हाइट जो है एसी बॉलिस्टर स्प्रिंग का 400 होता है और एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का 375 होता है, लेकिन टेस्ट लोड के समय अलग होता है। उसी तरह नॉन एसी का आपसे अगर पूछा जाता है, नॉन एसी में एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का टेस्ट लोड के समय जो वेट दिया जाता है वो होता है 2000 केजी, 2000 केजी, ठीक है। और जो वेट देने के बाद उसकी हाइट जो बनेगी वो बनेगी 279 से लेकर 295 तक। याद रखिएगा, 4 और 4 8 क्वेश्चन अभी बनेंगे इससे ही। उसी तरह नॉन एसी बॉलिस्टर स्प्रिंग है, इसको जो है 3300 केजी का वेट देके इसको टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट वेट देने के बाद जो इसकी हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी 301 से लेकर 305 यानी 301 से लेकर 305 तक इसकी हाइट होनी चाहिए। ऐसे जनरली जो इसकी हाइट होती है, फ्री हाइट जिसको बोला जाता है, नॉन एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का 360 होता है और बॉलिस्टर स्प्रिंग का 385 होता है। तो ऐसे जोड़ेंगे तो 12 क्वेश्चन इससे बना। और ये 12 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर आते हैं। अपने जो मटेरियल्स हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन उपलब्ध हैं। आप ओनली कैरेज का क्वेश्चन देखेंगे, पीडीएफ उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। या वीवीआई करके एक जो पीडीएफ दिया गया है उसमें भी मिलेगा, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
कई कई एग्ज़ाम में तो वहाँ से 80 से लेकर 90 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए उसको ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जो दूसरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है वो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन उसको तुरंत आपको मिल जाए। तीसरा क्वेश्चन है, वाई डैम्पर इज़ फिटेड ऑन। वाई डैम्पर आप जानते हैं कि जो LHB कोचेज़ जो होते हैं उसका जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है वहाँ वाई डैम्पर का इस्तेमाल किया जाता है, और बोगी और कार बॉडी के बीच में ये जुड़ा रहता है वाई डैम्पर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वाई डैम्पर क्या होता है, बोगी और कार बॉडी के बीच जुड़ा रहता है। पर बोगी 2 होता है, लेफ्ट साइड एक, राइट साइड एक, पर कोच भी 4 होता है, ठीक है। ये कास्ट स्टील का बना हुआ होता है, वाई डैम्पर कास्ट स्टील का बना होता है, और ये करता क्या है, ये रोलिंग मोशन को मिनिमाइज़ करता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा मिनिमाइज रोलिंग मोशन, ऑप्शन में रहेगा, आप उसको करेक्ट कर लेंगे। इसका कंप्रेस्ड लेंथ आपसे पूछ सकता है, और पूछा भी है बहुत सारे एग्जाम में, और जितने सारे डैम्पर्स हैं इन सब की कंप्रेस्ड लेंथ, ठीक है, एक्सटेंडेड लेंथ और स्ट्रोक आपको जानना चाहिए। जैसे वाई डैम्पर जो है उसका कंप्रेस्ड लेंथ 703 यानी कि 703 ± 3 है, 703 ± 3 mm होता है, ठीक है। एक्सटेंडेड लेंथ अगर आपसे पूछेगा तो 1083 यानी 1083 ± 3 mm होता है। कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती, इसलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्ट्रोक अगर आपसे पूछता है, स्ट्रोक 380 mm होता है, यानी कि 380 mm। इतना आप वाई डैम्पर्स के बारे में जरूर याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 3 का हो जाएगा, वाई डैम्पर कहाँ लगा होता है, बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम। अंडर फ्रेम कार बॉडी और ये बोगी फ्रेम के बीच होता है, लेकिन ऑप्शन इसी तरह का दिया है, तो यही यहाँ D सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल यू डू व्हेन वन इंड एंगल कॉक लीकेज इन रूट। वन इंड का एंगल कॉक लीकेज है तो आप क्या करेंगे। वन इंड का एंगल कॉक जब जानते हैं कि एक कोच में 4 एंगल कॉक होते हैं, इस तरह के यदि कोच हैं तो एक BPFP का इधर रहेगा और एक BPFP का इधर रहेगा। तो वन इंड का एंगल कॉक, ये मान लिया कि ये है BP का और ये लीकेज है, तो क्या करेंगे, सिंगल पाइप कर देंगे इसको। सिंगल पाइप कैसे किया जाता है, जो दूसरी ट्रेन इसके बाजू के जो कोच है इसका BP से इसका BP का कनेक्शन कर देंगे। यदि BP खराब है तो FP को ही BP बना दिया जाता है, ठीक है। इसका BP से इसके BP को कनेक्शन कर देंगे और ये बेकार हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर इसका BP से इसका BP को कनेक्शन कर देंगे, तो इसी को सिंगल पाइप कहा जाता है, ठीक है। ऐसा कंडीशन में इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर एयर बहुत सारे लीकेज अगर होंगे तो गाड़ी में ऑटोमेटिक, अगर BP में एयर लीक हो रहा है तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे और ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, सिंगल पाइप द ट्रेन, यानी कि 4 का हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, PEASD, ठीक है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस, ये प्रोवाइड इन LHB कोच कैन बी रीसेट। कहाँ रीसेट किया जाता है, जहाँ पे इसको अलार्म के लिए अप्लाई किया जाता है वहीं पर रीसेट भी किया जाता है, ठीक है। जहाँ से चैन पुलिंग का काम होता है वहीं से ही रीसेट भी होता है, तो इसका हो जाएगा C, फ्रॉम द पॉइंट वेयर चेन पुलेड। 5 का हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द वाइड डायमीटर ऑफ नॉन AC एक्सल बॉक्स स्प्रिंग। जो नॉन AC एक्सल बॉक्स स्प्रिंग होते हैं और AC एक्सल बॉक्स स्प्रिंग जो होते हैं, दोनों के जो वायर डाया वो ध्यान से सुनिएगा, जो नॉन AC एक्सल बॉक्स स्प्रिंग है या AC एक्सल बॉक्स स्प्रिंग है, दोनों के एक्सल बॉक्स अगर स्प्रिंग है, दोनों का जो डाया होता है, वायर डाया, वो होता है 33.5 mm, ठीक है, 33.5 mm, यानी कि 6 का हो जाएगा C। 6 का क्या हो जाएगा C। और बॉलिस्टर स्प्रिंग यदि आपसे पूछा जाता है, बॉलिस्टर स्प्रिंग AC और नॉन AC दोनों का होता है 42 mm, यानी कि 7 का हो जाएगा C। 7 का भी हो जाएगा C। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रेंज ऑफ हाइट टू ग्रीन नॉन AC एक्सल बॉक्स स्प्रिंग। अब देखिए इसमें 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सबसे बनेंगे। आप जानते हैं YBG, हम एक फार्मूला हमने आपको दिया था YBG, ठीक है।
ये आईसीएफ कोचेज़ में जो कलर कोडिंग होता है, ए ग्रुप का ABC तो सबको याद होता है। ए ग्रुप का अगर कॉइल स्प्रिंग है तो उसका कलर होगा वाई, बी ग्रुप का कॉइल स्प्रिंग है तो उसका कलर होगा ब्लू, और सी ग्रुप का है तो उसका होगा ग्रीन। ABC YBG याद रखिएगा। तो अब पूछ रहा है कि सबका रेंज भी आपसे पूछेगा, रेंज भी पूछा जाएगा कि ग्रीन कलर का अगर स्प्रिंग है और एक्सल बॉक्स स्प्रिंग है, नॉन एसी है या एसी है, तो उसके रेंज, उसका जो हाइट रेंज होगा लोड टेस्टिंग में लोड देने के बाद वो कितना होगा। उसी तरह एसी है और बॉलिस्टर स्प्रिंग है तो उसका क्या होगा, उसमें ग्रीन है तो क्या होगा, येलो है तो क्या होगा, ब्लू होगा तो क्या होगा। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको जानना है और ये सारे मटेरियल में उपलब्ध हैं। फिलहाल आपको दिया गया है नॉन एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का। तो नॉन एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का जो हाइट है, वो रेंज है, वो है नॉन एसी का वो है 290 से लेके 295, ठीक है, 290 से लेके 295 याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग कोच वाटर टैंक। कोच की पानी की टंकी जो सफाई होता है उसका इंटरवल होता है, कब होता है। तो जो कोच में वाटर टैंक, जो कोच की क्लीनिंग तो ट्रिप शेड्यूल में एवरी ट्रिप में हो जाती है ओवरऑल थोड़ा थोड़ा, लेकिन बढ़िया से जो साफ़ किया जाता है जिसमें वाटर टैंक भी शामिल होता है वो होता है 1 मंथ पर होता है, ठीक है। तो 9 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच शेड्यूल LHV बियरिंग बीइंग सेंट फॉर रिकंडीशनिंग। जो LHV कोच के जो बियरिंग्स होते हैं उसमें उसका ओपन तभी किया जाएगा जब वो POH के लिए जाएगा, और आप जानते हैं कि POH 36 मंथ पर होता है। जो SS2 जो होता है LHV में उसी को POH कहा जाता है और SS2 में ही वो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। SS1 IOH होता है तो IOH के दौरान जो है ये नहीं होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एज पर पॉलिसी सर्कुलर नंबर 4 सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ ICF मेल एक्सप्रेस हैज़ बीन स्किपेड और राउंड ट्रिप अप टू। मतलब जो ICF के जो कोचेज जो होते हैं उसका सेकेंडरी एग्जामिनेशन करना है लेकिन उसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे यूट्यूब में आप वीडियोस देखते होंगे तो कभी कभी ऐड आता होगा उसको, जिसको आप स्किप करते हैं। उसी तरह अगर 35 किलोमीटर तक चला हुआ है, ठीक है, तो तब तक तो उसको स्किप किया जा सकता है। तो 11 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम टू बी चेक्ड ड्यूरिंग रोलिंग इन एग्जामिनेशन ऑफ ICF ट्रेन। ICF ट्रेन का जो रोलिंग इन और रोलिंग आउट जो होता है, रोलिंग इन उसको कहा जाता है कि जैसे ही किसी चेकिंग पॉइंट या स्टेशन के अंदर ट्रेन घुसती है, ठीक है, तो ये स्टेशन अगर है, ये स्टेशन है और तो यहाँ रोलिंग इन और यहाँ रोलिंग आउट, ठीक है, ये या रोलिंग इन यहाँ भी हो सकता है और रोलिंग आउट यहाँ भी हो सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि जब गाड़ी इंटर करती है उस समय गाड़ी की स्पीड 30 kmph होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोलिंग इन और रोलिंग आउट के दौरान जो ट्रेन के गति जो होती है ट्रेन की वो कितना होना चाहिए, तो 30 kmph का होना चाहिए। और उस पीरियड में देखना है, आँख खुली रहना चाहिए, कान खुली रहने चाहिए और दिमाग भी पूरी तरह से काम करना चाहिए, नाक भी खुली रहना चाहिए, क्योंकि किसी तरह का एक्सल में कोई आग अगर जल रहा हो अंदर से तो आपको स्मेल भी ग्रीस का आना चाहिए, वो आपको रोलिंग इन में देखना है। उसके बाद कोई हैंगिंग पार्ट्स है यानी कि कोई पार्ट्स टूट के लटका हुआ है तो उसका साउंड भी आपको कान से सुनना है। आँख से देखना है किसी भी प्रकार का आग जल तो नहीं रहा है या कोई पार्ट्स टूट कर डैमेज तो नहीं हो रहा है, ये भी देखना है। तो इसी को रोलिंग आउट और रोलिंग इन एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, हॉट एक्सल देख नहीं सकते हैं क्योंकि एक्सल गर्म है। हॉट एक्सल देखा जा सकता है। एक्सल गर्म है तो एक्सल रेड कलर का हो जाता है, तो वो आप देखा जा सकता है। डिफरेंस इन बफर हाइट का डिफरेंस नहीं पता चल सकता है दूर से, क्योंकि वो मेजरमेंट करेंगे तब पता चलेगा। हैंगिंग 4 कपलर्स, ये कपलर्स अगर हैंगिंग है, लटक गया है किसी तरह से टूट फूट के, तो आप देख सकते हैं। बोथ बी एंड सी तो होगा नहीं क्योंकि सी तो है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, 12 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाट इज़ द ऑयल लेवल इन डैशपोर्ट? डैशपोर्ट में जो ऑयल की मात्रा होती है वो होती है 40 mm, ठीक है। लेवल 40 mm तक ऑयल होती है और उसमें जब 40 mm तक ऑयल भरेंगे तो उसमें 1.6 लीटर होता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ही दिन पहले किसी डिवीज़न का क्वेश्चन में, जिसमें कहा गया था कि टोटल एक कोच में टोटल कितना ऑयल होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक ICF कोच जो होते हैं, ICF बोगी जो होती है, 2 डैशपोर्ट यहाँ होंगे, 2 डैशपोर्ट यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 8 हो गए। और 8 एक और बोगी में होंगे, क्योंकि एक ICF कोच में 2 बोगी का इस्तेमाल होता है, तो 16 होंगे। और 16 में 1.6 से जितना गुना करने पर जो आएगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, रिपीट भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द एक्सल लेंथ ऑफ LHB? LHB की एक्सल की लंबाई होता है 2440, 2440, याद रखिएगा। 14 का हो जाएगा ए, 14 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बिटवीन वाट क्राउन क्लियरेंस ए इज मेजर्ड? क्राउन क्लियरेंस ए किसके बीच मापा जाता है? तो आप जानते हैं कि क्राउन क्लियरेंस सिर्फ ICF कोच में ही होता है, ठीक है। और वो कहाँ होता है? आप देखते हैं कि ICF कोच का जो एक्सल बॉक्स होता है, इस तरह से एक्सल बॉक्स होते हैं, ठीक है। एक्सल बॉक्स के पीछे एक क्राउन बोल्ट लगा हुआ होता है, क्राउन यहाँ ये लगा रहता है क्राउन, ठीक है। और बोगी इस तरह की होती है ICF की, ऐसे, ठीक है। और इसी में एक क्राउन बोल्ट लगा रहता है, क्राउन बोल्ट। और इसको हम लोग क्लियरेंस को बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, ये बोल्ट को ढीला या टाइट करके। तो इसी को क्राउन क्लियरेंस कहा जाता है। तो आप ऑप्शन देखेंगे कौन सा है। ऑप्शन में सी है, वो बिटवीन एक्सल बॉक्स क्राउन एंड क्राउन बोल्ट के बीच होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वर्न आउट बियॉन्ड? जो के टाइप का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक है उसको हम लोग कब चेंज करेंगे? के होता है 2L, एल होता है 10। एल टाइप का जो ब्रेक ब्लॉक है उसका इस्तेमाल वैगन में या गुड्स स्टॉक में किया जाता है, और के टाइप का कोचिंग स्टॉक में किया जाता है। तो 12 mm तक अगर जब तक चलेगा तब तक ये ठीक है, उससे ज़्यादा घिस गया तो इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर दिया जाता है, कंडेम कर दिया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब वैगन में भी BMBS अगर है, BMBS यदि है तो उसमें के टाइप का ही ब्रेक ब्लॉक इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका के टाइप का और इसका के टाइप का में अंतर होता है। ये दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, हालांकि नाम के टाइप ही होता है वैगन वालों का, लेकिन इसका देखने में अंतर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 16 हो गया, 17 देखिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम बफर हाइट ऑफ ICF कोच आफ्टर POH? देखिए ICF का जो बफर हाइट होता है मिनिमम, यदि जनरली आपसे पूछा जाता है तो 1030 सब जानते हैं, मैक्सिमम पूछा जाएगा तो 1105, ये भी मालूम है। लेकिन जब वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए जाएगा तो उस समय वहाँ से जब रिलीव होगा कोच, उस समय इसकी जो बफर हाइट हो वो 1090 होना चाहिए, ठीक है। और धीरे 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 1030 तक जब पहुँच जाता है लोड होने के बाद तो वहाँ 1090 होना चाहिए। तो इसका 17 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट डज एल इन SLRD स्टैंड फॉर? SLRD में एल का लगेज मतलब होता है लगेज, और SLR कोच अगर है SLR तो समझिए लगेज कोच है, और SLR में डी लग गया तो फिजिकल हैंडीकैपेड भी उसमें शामिल हो गया, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक पाइप फॉर पायलट प्रेशर बिटवीन PEAV एंड PESD? PEAV और PESD के बीच का जो पाइप होता है उसका डाया होता है 10 mm, ठीक है, मात्र 10 mm का ही होता है। तो 19 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम? अब इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम जो है, जैसे बायो टॉयलेट है उसी तरह इस तरह का ही एक सिस्टम आया है जिसको इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम कहा जाता है। और इसमें क्या है कि जो काम पानी करती है वो काम हवा इसमें करता है, ठीक है, हवा करता है। इससे क्या होता है कि पानी का बचत होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज सिस्टम, का कौन सा लाभ नहीं है, कौन सा लाभ नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका लाभ जो है डी नहीं है, डी इसका लाभ नहीं है। यूजलेस क्वांटिटी ऑफ हाई प्रेशर वाटर फॉर अल्टीमेट क्लीननेस, ये गलत है, ठीक है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ सब असेंबली ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम का कौन सब असेंबली नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, उन सारे ऑप्शन में बी जो है इसका सब असेंबली नहीं है, फ्लश वॉल्व। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन इन केस ऑफ डिलेड फ्लशिंग फ्लशिंग आफ्टर सम टाइम पासिंग बटन, मतलब कि जो लेट से जो फ्लशिंग होता है, यानी कि फ्लश किया उसके एक फ्लश बटन होता है, ठीक है, उसको दबाया उसके बाद फिर दबाया, तो ऐसी पोजीशन में क्या नहीं करना चाहिए वो पूछ रहा है। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक कनेक्शन एंड पोलैरिटी ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट टू बी कैरिड आउट इन कॉलम। ये सारे टेस्ट इन कॉलम पर होते हैं, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट जो है बी नहीं है। हालांकि ये टेस्ट होते हैं इन कॉलम पर, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, निर्धारित अगर पूछता है तो ये नहीं है, तो ये होगा बी। ठीक है, और जो हमने बायो टॉयलेट का मटेरियल्स जो दिया है उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूटेगा बायो टॉयलेट से लेके, उसमें सारे क्वेश्चन को ऐड किया गया है और उसका वीडियो भी बनाया गया है, ज़रूर देखिएगा और मटेरियल को ध्यान से पढ़िएगा। उन्हीं क्वेश्चनों में से सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। टोटल के टोटल 110 क्वेश्चन आपको उसी PDF से के इर्द गिर्द से आते हैं। तो क्वेश्चन यदि आप छोड़ते हैं मटेरियल से या टेस्ट से, तो आप वहाँ रिजल्ट आपका छूट सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मैनी कंपार्टमेंट डज द बायो टॉयलेट डिजास्टर टैंक। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, और ये भी वहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हाउ कैन प्रॉब्लम ऑफ चॉकिंग इन बायो टॉयलेट टू बी टैकल्ड। बायो टॉयलेट में चॉकिंग मतलब जाम हो गया, तो उसकी समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे निपटेंगे उसकी समस्या से। ठीक है, उसको कैसे हम लोग दूर करेंगे अगर चॉकिंग हो गया तो उसको क्या करेंगे। स्टिकर मस्ट बी डिस्प्लेड इन ऑल बायो टॉयलेट टू बी एडुकेट द पैसेंजर्स को जानकारी देने के लिए स्टिकर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि उसमें बॉटल नहीं फेंकिएगा। बायो टॉयलेट में जो पैम्पर्स जो बच्चों को पहनाते हैं वो पैम्पर्स नहीं फेंकना चाहिए, किसी प्रकार का क्लॉथ्स उसमें नहीं फेंकिए या कोई भी मटेरियल उसमें नहीं डालिए। ठीक है, दूसरा है क्या कि डस्टबिन मस्ट बी प्रोवाइड। आपने स्टिकर तो लगा दिया लेकिन बगल में डस्टबिन नहीं है, तो सब क्या करेंगे, पानी का बोतल, स्टिकर, पैम्पर्स सब उसी में फेंक देंगे। ठीक है, पैम्पर्स फेंक देंगे, पानी की बोतल फेंक देंगे, क्लॉथ्स फेंक देंगे या कुछ भी फेंक देंगे, तो वो डस्टबिन कंपलसरी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अनाउंसमेंट टू बी मेड अ रेगुलर इंटरवल एट स्टेशन पर इसका अनाउंसमेंट भी करा देना चाहिए ताकि लोगों को ये जागरूक हो जाए कि जो बायो टॉयलेट है वो जाम हो जाता है, और एक बार बायो टॉयलेट अगर जाम हो गया तो पूरा कोच की स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट विल बी द अफेक्ट इन pH वैल्यू ऑफ इफ्लुएंट इन ड्रॉपेड बिटवीन 1 to 5। आप जानते हैं pH वैल्यू आपने पढ़ा होगा साइंस के क्लास में, इस pH वैल्यू 7 से यदि कम है, ठीक है, तो क्या होता है, 7 से कम है तो अम्लीय होता है, एसिटिक होता है, एसिटिक। और 7 से ज़्यादा अगर जिसका pH वैल्यू है वो होता है क्षारीय। ठीक है, बेसिक। तो 1 से 5 कर देंगे यानी कि एसिटिक ज़्यादा हो जाएगा। जब एसिटिक ज़्यादा हो जाएगा, अम्लीय ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, उससे जो पानी निकलेंगे वो क्या करेंगे, ट्रैक को डैमेज करेंगे, उस जिस पार्ट्स पर गिरेंगे उन सबको डैमेज करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या लिखा हुआ है, डिस्चार्ज इफ्लुएंट विल बी एसिडिक एंड कैन काउज कोरोजन ऑन ट्रैक फिटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वाई इज क्लोरीनेटर प्रोवाइडेड। क्लोरीनेटर एक टैबलेट होता है, उसको इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो होता है बायो टॉयलेट में, वो पूरा वेस्ट मटेरियल को जो है उसको खाता है, और जो वो छोड़ता है उसके खाने के बाद वो वेस्ट पानी जो है जिस छोटे टैंक से निकलती है वहाँ क्लोरीनेटर का टैबलेट दिया जाता है, और इससे क्या होता है, पानी शुद्ध होकर ट्रैक पर गिरता है, और ट्रैक जो है में किसी प्रकार का स्मेल, किसी प्रकार का जो है ना क्लाइमेट या वातावरण इन्वायरमेंट को
पॉल्यूशन नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर उस जो आप बोल रहा है उस हिसाब से इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा डी। ठीक है, टू डिसइंफेक्ट द डिस्चार्ज वाटर विच रिड्यूसेस द ई कोयल फ्रॉम प्रेजेंट ऑफ इफ्लुएंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बी, टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक नेचर ऑफ डिस्चार्ज वाटर, ये भी सही है। टू डिसकलर द डिस्चार्ज वाटर, ये भी सही है। उसके बाद आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग टेक प्लेस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग किस कारण से होता है? वर्टिकल मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे कर रहा है, तो पार्टिंग जब भी होगा कपलर की तरफ से ही होगा। ठीक है, तो कपलर एक ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, ऐसे में कपलर खुल सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखेंगे तो हमको पता चलेगा। एक्सेसिव सीबीसी हाइट वेरिएशन, सीबीसी का जो हाइट का वेरिएशन है वो ज़्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 75 mm का आपको मालूम है वेरिएशन होना चाहिए। मड पंपिंग द रेल जॉइंट्स, मड मतलब होता है कीचड़, कहीं ट्रैक के नीचे कीचड़ है तो ट्रैक गाड़ी आएगी तो ट्रैक नीचे जाएगा, फिर कहीं लोड कम होगा तो ट्रैक ऊपर जाएगा। ऐसी स्थिति में भी कपलर ऊपर नीचे होंगे और सीबीसी कपलर अनकपल हो जाएंगे, तो भी ये सही बात है। ये बी ऑप्शन भी करेक्ट है, वर्टिकल जो है ट्रेन पार्टिंग का। सी जो ऑप्शन है वो सीबीसी ड्रॉपिंग, सीबीसी गिर गया तो भी बात सही है। जब सीबीसी ही नहीं रहेगा तो कपलर होगा ही नहीं और ट्रेन पार्टिंग हो जाएगा। ट्रेन पार्टिंग का मतलब होता है चलती अवस्था में ट्रेन दो भाग में बट जाना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। हाउ मेनी आवर्स ऑफ मिनिमम मेंटेनेंस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एलएचबी कोचिंग ट्रेन एट पिट लाइन। पिट लाइन में जब एलएचबी कोच का मेंटेनेंस करेंगे तो कितने घंटे का जो है मेंटेनेंस आवर्स चाहिए? तो 6 आवर्स का मेंटेनेंस आवर चाहिए एलएचबी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इंस्पेक्शन ऑफ वेस्टिबुल एंड इट्स रबर फिटिंग फॉर डैमेज इज डन इन। इसका वेस्टिबुल जो होता है, वेस्टिबुल आपको मालूम है यूआईसी जो रबर होता है, किसी भी कोच में स्टार्टिंग में यहाँ और यहाँ 2 रबर यूआईसी रबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको फिटिंग एंड डैमेज कब चेक करेंगे, कौन से शेड्यूल में करेंगे, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो D1 D2 D3 तीनों हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द मैक्सिमम हाइट ऑफ सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस शुड बी। सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस के लिए अधिकतम ऊंचाई, सीबीसी का सपोर्टिंग डिवाइस जो है जिस पर सैंक वियर प्लेट रेस्ट करता है, इस तरह का सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस होता है। इसमें 4 स्प्रिंग होते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, 4 स्प्रिंग होते हैं। और सीबीसी का सैंक जो है, सीबीसी का ये जो पार्ट है उसको सैंक कहा जाता है, और सैंक वियर प्लेट भी उसमें लगा होता है जिसका कि वियर लिमिट 3 mm होता है। और इसी पर सैंक वियर प्लेट होता है क्योंकि ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल गैदरिंग भी होता है 110 mm और वर्टिकल होता है 90 mm, ये भी आपको याद होगा। तो जब ऐसे होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल गैदरिंग होगा तो सीबीसी का जो वियर प्लेट है वो भी घिसेगा, तो उसकी लिमिट 3 mm होती है और ये सैंक वियर प्लेट होता है। और इसी तरह का सपोर्टिंग डिवाइस होता है जिस पर सीबीसी रेस्ट करता है, सैंक वियर जो उसका सैंक है वो रेस्ट करता है, और उसकी जो हाइट होती है 187.5 mm होती है। बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिया था यहाँ, 187 भी दिया हुआ है। यदि आपको पूरी तरह से याद नहीं होगा तो आपको ये क्वेश्चन मिस हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सोलेनॉइड वॉल्व मैग्नेटिक वॉल्व इन WRA। WRA जो है, WRA में WR वाटर राइजिंग apparatus जो सिस्टम है, जिससे कि पानी जो LHB कोचेज़ में इस्तेमाल होते हैं वो WRA के माध्यम से ही ऊपर के जो टॉयलेट के ऊपर जो 30 लीटर का एक टैंक होता है उसमें WRA के सिस्टम से ही जाता है। तो क्या पूछ रहा है, सोलेनॉइड वॉल्व का इसमें क्या कार्य है? सोलेनॉइड जो वॉल्व होता है उसका काम है, सोलेनॉइड वॉल्व इसका काम है, सोलेनॉइड वॉल्व का काम है, सोलेनॉइड वॉल्व इसका काम है टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के एंट्री को कंट्रोल करता है, इसका सोलेनॉइड वॉल्व का यही काम है। 32 का हो जाएगा सी। WRA से भी संबंधित जितने भी टॉपिक्स रेलवे में दिए गए हैं जो LDC डिपार्टमेंट में, वो सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और WRA का भी PDF आपको ऑलरेडी दिया गया हुआ है। किसी को नहीं मिला हो ऐसा नहीं हो सकता है जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। और अभी तुरंत रिजल्ट भी आया है, जो मुरादाबाद डिवीज़न में है उसमें एक लड़का है
नाम भी भूल गया है इसका, कम्युनिटी में हमने डाला था, संजीव कुमार मौर्य शायद नाम है। बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट है। इनकी कैटेगरी में एससी में कोई भी सीट नहीं होने के बावजूद 2 सीट मात्र थे, जिसमें इन्होंने अपनी कैटेगरी से ऊपर उठ के यूआर में रिजल्ट निकाला है और यहाँ से जुड़े हुए हैं। और एक फर्स्ट रैंक भी जिनको मिला है उनको भी बहुत बहुत बधाई। तो दोनों आदमी को बहुत बहुत बधाई। संजीव कुमार जी तो बहुत ही अच्छा काम किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और कम्युनिटी में जो भी रिजल्ट आता है आपको मैसेज डाल दिया जाता है, ज़रूर उनको लाइक कीजिएगा और कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेसन ज़रूर लिखिएगा। इससे क्या है कि मनोबल बढ़ेगा और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको भी लोग कॉन्ग्रेचुलेसन बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। केस ऑफ ग्रीस ओजिंग कैन बी सीन फ्रॉम, ग्रीस अगर ओजिंग मतलब ग्रीस जो लीकेज होता है उसी को ग्रीस ओजिंग कहा जाता है। तो कहाँ से हम लोग देख सकते हैं ग्रीस ओजिंग अगर हो रहा है तो वो होता है एट द फ्रंट सीलिंग रिंग ऑफ बियरिंग। बियरिंग का फ्रंट सीलिंग रिंग जो होता है वहीं से आपको पता चलेगा ग्रीस ओजिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो कल टेस्ट होने वाली है वो बिल्कुल ही अलग प्रकार की टेस्ट होने वाली है और बहुत ही एक्साइटमेंट हमने सब में देखा है और मैं खुद एक्साइटमेंट हूँ। कल जो टेस्ट होगी वो कैरेज शॉप का अलग से टेस्ट होगा, जो कैरेज शॉप में काम करते हैं, क्योंकि उनको वैगन तो पढ़ना नहीं है। और जो वैगन शॉप में काम करते हैं उनके भी अलग से टेस्ट होंगे, क्योंकि उनको कैरेज पढ़ना नहीं है। ठीक है, और CNW में जो काम करते हैं और या AWM AME की तैयारी करते हैं उनके लिए भी अलग से टेस्ट 3 सेट कल से बनेंगे। इसका नाम रहेगा A ग्रुप, इसका नाम रहेगा B ग्रुप और इसका नाम रहेगा C ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से टेस्ट कल से लिए जाएंगे। और टेस्ट फी भी पहले 100 जो लगती थी अब 150 कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट बढ़ गए हैं इसके। अब बहुत जब से टेस्ट शुरू हुआ है तब से 100 ही लिया जा रहा है और अभी तक 123 टेस्ट हो चुके हैं। कल जो टेस्ट होगा 124वां होगा। तो इस तरह से टेस्ट लिए जाएंगे। यदि आप यहाँ से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए और जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि जो तैयारी यहाँ से आपको कराई जा रही है वो कोई भी ऐसा डिवीज़न पूरे भारत में नहीं बचा है जहाँ से यदि JEE के एग्ज़ाम निकले हैं और यहाँ से लोग नहीं सिलेक्ट हुए हैं। जो भी जुड़ते हैं ज़रूर सिलेक्ट होते हैं और फर्स्ट रैंक लाते हैं। और फर्स्ट रैंक के लिए ही पढ़ने के लिए सबको प्रेरित भी किया जाता है कि आप जब भी तैयारी करें तो फर्स्ट रैंक के हिसाब से तैयारी करें कि मुझे फ़र्स्ट रैंक लाना है, और ज़रूर फर्स्ट रैंक आएगा। यदि सोच के पढ़िएगा तो उस हिसाब से मेहनत भी कीजिएगा, और आपके साथ मैं भी मेहनत करता हूँ तो फर्स्ट रैंक ज़रूर आएगा। तो 33 जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा A, एट फ्रंट सीलिंग ऑफ बियरिंग। ठीक है, बियरिंग का फ्रंट सीलिंग पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कैपेसिटी ऑफ अंडर फ्रेम वाटर टैंक फिटर इन AC3 टायर। AC3 टायर में जो अंडर फ्रेम जो वाटर टैंक है वो 685 लीटर का होता है। ठीक है, बड़ा सा टैंक होता है, आपको देखने को मिलेगा यदि किसी देखिएगा जो AC का जो कोच है LHB का। तो 34 का हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 2 कोचेज विल बी डेफिनेटली कपल। 2 कोच को यदि कपल करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो कोच कपल हुआ है प्रॉपरली कि नहीं हुआ है, क्योंकि बीच रास्ते में कहीं ट्रेन पार्टिंग तो ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो इसका जो वो है वो द रोटरी लॉक इज़ कम्प्लीटली डाउन। जो उसका रोटरी लॉक है वो कम्प्लीटली डाउन होना चाहिए। ठीक है, और इन्वर्टेड यू शुड बी क्लियर। एक इन्वर्टेड यू तरह का होता है। ठीक है, इस तरह के क्लियरेंस इसके बीच का पूछा जाता है, तो वो क्लियर होना चाहिए। इसका आंसर C हो जाएगा, बोथ B एंड C। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन 1 ब्रेक डिस्क ऑन 1 व्हील सेट व्हाट डू यू फर्स्ट। 1 व्हील देखिए, ब्रेक बाइंडिंग इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग 1 ब्रेक डिस्क, एक ब्रेक डिस्क में हुआ है। ये जो एक्सल है उस पर 2 ब्रेक डिस्क होते हैं और 2 व्हील भी होते हैं। तो एक ब्रेक डिस्क में हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहीं है, इस ब्रेक सिस्टम में ही है। तो क्या करेंगे, इसका जो है ऐसे तो अगर दोनों में होता तो एक्सल में कहीं से जाम हो रहा है ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था, लेकिन एक ही जगह हो रहा है तो इसको क्या है, एक ही किसी तरह का ब्रेक में कुछ कैलिपर जो है ब्रेक कैलिपर उसमें हो सकता है। तो क्या करेंगे, स्लैक एडजस्टर नट ऑफ ब्रेक सिलेंडर को क्या करेंगे, लूज करेंगे स्लैक एडजस्टर नट को, तो ये काम हो जाएगा। तो 36 का हो जाएगा D। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। द LTLW ऑफ LHB कोच अदर देन पावर कार इज काउंटेड फ्रॉम। जो LTLW जो होता है वो कहाँ से काउंट करेंगे वही आपको पूछ रहा है। तो वो पावर कार का अलग होता है और विदाउट पावर कार का अलग होता है। ठीक है,
37 का हो जाएगा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व फिटमेंट साइड से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एस्पिरेशन टाइप ऑटोमेटिक स्मोक फायर डिटेक्शन विथ अलार्म सिस्टम ऑफ एसी कोचेज। जो एसी कोचेज में अलार्म सिस्टम जो लगाया गया है, यदि उसका भी स्टेज होता है, यदि उसमें अलार्म हो रहा है तो या तो उसमें अलार्म का सायरन बजेगा या तो ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से, जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 38 में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से यदि हम देखें तो बी जो है ये करेक्ट है। इन सिस्टम ऑफ कंप्लीट रैक ब्रेक एप्लीकेशन इज डन थ्रू गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व। जब ऐसा होगा तो ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। उसी से संबंधित क्वेश्चन है। देयर आर डैश लेवल फॉर अलार्म इन फायर डिटेक्शन विथ अलार्म सिस्टम ऑफ एसी कोचेज में लेवल पूछ रहा है तो 4 लेवल होता है। पहला होता है अलर्ट, दूसरा होता है एक्शन और तीसरा होता है फायर 1, चौथा होता है फायर 2। 4 होते हैं टोटल। 39 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। इन ICF कोचेज टाइप ऑफ एक्सेलेरेटिंग कॉक यूज इन BC पाइपलाइन इज कनेक्टिंग DV एंड ब्रेक सिलेंडर। DV और ब्रेक सिलेंडर के लिए जो पाइपलाइन इस्तेमाल किया जाता है वो पाइपलाइन के बारे में पूछ रहा है। तो वो होता है 3-4 आइसोलेटिंग कॉक विथ वेंट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हाउ मेनी 2-वे डर्ट कलेक्टर आर फिटेड इन एन ICF कोचेस। 2-वे डर्ट कलेक्टर जो है ICF कोचेस में कितने फिट किए जाते हैं, लेकिन ये अंडर फ्रेम माउंटेड होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये आंसर है, इसका हो जाएगा बी, 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 125 लीटर एयर टैंक इज़ यूज फॉर। 125 लीटर जो एयर टैंक है वो ब्रेकिंग सिस्टम के लिए होता है और 75 लीटर जो एयर टैंक है वो टॉयलेट पर्पस के लिए यूज होता है एज टू रिटेन। ठीक है, यही आपका एग्जाम में सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर। ब्रेक एक्सीलेटर का क्या है, एप्लीकेशन का सिद्धांत क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो इमरजेंसी ब्रेक इन ईच कोच ऑफ द रैक। जो ब्रेक एक्सीलेटर का जो सिद्धांत है वो प्रत्येक कोच में इमरजेंसी ब्रेक लगाना है, यही इसका काम है। तो 43 का हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 43 का ए। और अब जो क्वेश्चन बने हैं, जो भी मुंबई डिवीज़न में क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से 43 क्वेश्चन ही कैरेज संबंधित पाए गए थे जो कोचिंग स्टॉक से। बाकी जो 44 से लेके 56 तक जो क्वेश्चन है वैगन से संबंधित है। तो अगले वीडियो में इसको भी कवर कराया जाएगा और उसके बाद जो तीसरा पार्ट बनेगा उसमें टोटल ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सभी के लिए यूज़फुल होंगे। ठीक है, और उसी पार्ट में आपको ये भी दिखाया जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन चेंज किए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा जाते जाते और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ लोग नए लोग भी हैं, यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियो में हमने बताया है कि जो हमारा जो जुड़ने का क्या प्रोसेस है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8121390916, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप से आप हमसे जुड़ सकते हैं 8121390916 और जुड़ सकते हैं। यदि जुड़ेंगे तो आप किस डिपार्टमेंट में है, मैकेनिकल में है, CNW में है, कैरेज वर्कशॉप में है, वैगन वर्कशॉप में है, उस अनुसार आपको PDF दिया जाएगा। PDF का जो चार्ज है सभी के लिए एक समान है। या AWME की भी तैयारी करते हैं तो आपको 3000 रुपये पे करना है PDF का और 150 पर मंथ टेस्ट का फ़ी अलग से लगता है, लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अलग से एक व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको सोल्यूशन के लिए कुछ रिकॉर्डेड क्लास भी जो हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास भी यहाँ होता है और उसका लिंक आपको दिया जाएगा। उसके बाद 10 सेट प्रीवियस पेपर भी आपको दिया जाएगा, लेटेस्ट वाला दिया जाएगा, ताकि आपको ये पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है JEE डिपार्टमेंटल एग्जाम में या AWME में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका 10 सेट प्रीवियस पेपर आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक रोल नंबर भी दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल आप टेस्ट सीरीज़ में करेंगे और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। टेस्ट यदि आप देते हैं और मटेरियल रेगुलर पढ़ते हैं तो कोई रिज़ल्ट आपका नहीं रोक सकता है। 100% रिजल्ट होगा और फर्स्ट रैंक होगा। यदि एक ही डिवीज़न में हमसे 4-5 लोग जुड़े हुए हैं तो उन 4-5 लोगों में ही कंपटीशन होगा और जो ज़्यादा पढ़ेंगे उन्हीं को फर्स्ट रैंक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी तैयारी कराई जाती है। कोर्स की वैलिडिटी जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो जाए तब तक की है। उसके बाद टेस्ट का फ़ी जो है आप जब टेस्ट देंगे तो देना है, नहीं टेस्ट देंगे तो नहीं देना है। टेस्ट का फ़ी
जो है लाइव है, मतलब जब तक आप टेस्ट में जुड़े हुए हैं तो टेस्ट का फ़ी लगेगा, नहीं जुड़े हुए हैं तो टेस्ट का फ़ी नहीं लगेगा। लेकिन रिजल्ट की वैलिडिटी आपकी कोर्स तक होगी, और जब उस रिजल्ट तक आपके जो भी मटेरियल यहाँ से अपडेट होंगे, नए मटेरियल बनेंगे, कुछ नया टॉपिक बनेगा, ठीक है, तो ये सारे आपको अपडेट होता रहेगा और आप मांगेंगे तो मिलता भी रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इस तरह से फैसिलिटी है और बिल्कुल ही निश्चिंत होकर यहाँ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।